पहली बात तो मैं 95 पहले का मेरा जो लाइफ है, मेरा जो जीवन है और आज का जीवन है, उसके बीच में तालमेल ही नहीं हो सकता है। मतलब मैं बहुत बार बोलता हूँ कि मेरा यहाँ पे होना एरर है। जो मेरी एक सोशल मोबिलिटी दिखाई देती है, जबकि हर कोई हमारे फर्स्ट या सेकंड जनरेशन के जो भी हमारे मित्र होंगे, जो एडुकेशन ड्रिवन जो मोबिलिटी होती है वो क्लास लेवल पे बहुत सिंप्लीफाई हो जाता है। तो ये किताब पढ़ के मुझे बहुत सारे लेटर आते हैं, उसमें से बहुत सारे लेटर में ये कहा जाता है कि इस किताब पढ़ने के बाद जेएनयू के बारे में मुझे जो हमें जो गलत फहमी थी वो दूर हो गई। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट जो कोर मैं मानता हूँ किस किताब का, वो मेरी फिलॉसफी की ट्रेनिंग है। किस एंगल से पढ़ रहा है, किस दृष्टिकोण से पढ़ रहा है, वो पाठक का वो सार्वभौम अधिकार मानता हूँ मैं। किताब के अंदर क्या लिखा है उसके बारे में बोलने का अधिकार लिखने वाले को नहीं बचता है। वो एक बार उसने लिखकर सौंप दी पब्लिशर को, फिर उसके बाद ही कैन नॉट टॉक ऑन दी नेचर द डिटेल्स ऑफ द बुक, क्योंकि अदरवाइज इट विल अमाउंट टू, एज आई सेड इन मुंबई, it will amount to instituting a meta authority to the book, that as if I am there to legislate a set of readings as valid readings and one set of readings as invalid readings. I have no right to legislate on that. तो फिर वो किसको इसमें इंस्पिरेशनल स्टोरी दिख जाएगी, या किसी को, जैसे सर ने मुंबई के प्रोग्राम में कहा था कि उनको एक पॉलिटिकल फिलोसफी का डॉक्यूमेंट दिखाई देता है। लेकिन मुझे जो मुझे मेरे लिए खुशी की बात यह है कि this book has been read cutting across age groups, हर एज ग्रुप से, और ज़्यादातर मैं मानूंगा कि इनके एज ग्रुप के लोगों ने ज़्यादा पढ़ी, या पता नहीं इस एज में इनको क्या इंस्पिरेशन चाहिए। मतलब जो पहली ही एडिशन के दौरान कुमार केतकर जैसे स्टेचर के लोगों ने, जिन्होंने बहुत सारी सैकड़ों में किताबें पढ़ी है, खुद लिखी है, या फिर चंद्रकांत पाटिल जैसे साहित्यिक है, या फिर राव साहेब कसबे जैसे बड़े साहित्यिक है, इन्होंने किताब पढ़ के मुझ जैसे अननोन व्यक्ति का फ़ोन नंबर मिलाकर कॉल करना, मेरे लिए इट वाज आई जस्ट कुडंट प्रोसेस इट। तो किताब के अंदर क्या, किसको क्या मिलता है, वो इट विल डिपेंड ऑन दैट पर्सन, दैट रीडर्स बैगेज, lived experience and all that. So I don't get into the details of what is there in the book, but 3 questions I generally deal with कि ये किताब क्यों लिखी मैंने, पहली बात, और ये कैसे लिखी, और अभी क्यों लिखी। तो एक्चुअली ये 2020 अप्रैल की बात होगी, कोविड की शुरुआत हुई थी। तो और मैंने 17-18 के बाद मराठी में फिर लिखना शुरू किया। 20 साल तक मैंने मराठी का यूज़ ही नहीं किया, पढ़ा नहीं था मराठी में, तो लिखना दूर की बात है। और मेरी मदर टंग, एज मैं हर जगह पे मेंशन कर दूँ, कि अहिरानी है, पर अहिरानी इज़ नॉट वन ऑफ दोज कॉन्स्टिट्यूशनली रिकग्नाइज्ड लैंग्वेजेस। तो हमारी जो स्कूलिंग होती है, जो भी तरीके की स्कूलिंग होगी वो मराठी में होती है, लेकिन गाँव में कोई मराठी नहीं बोलता है। तो ये लैंग्वेज ऐसी कि जब तक हम गाँव में थे तब तक बोलते नहीं थे। फिर मैं शहर में 3-4 साल के लिए आया था, तो मैंने ठीक ठाक रीडिंग की थी मराठी। फिर बाद में मैं जब से महाराष्ट्र मैंने छोड़ा है, मराठी से मेरा कोई संपर्क नहीं रहा है। तो 17-18 में जब जेएनयू में जो एक माहौल बन गया था, मतलब एवरी डे ये जो फरमान आते थे जग्गू भाई साहब के तो मतलब उसने जीना हराम कर दिया था, अब सबको पता है। तो हम सब लोग अपनी कैपेसिटी में, अपनी मदर टंग में, अपने ऑडियंस को जो क्या चल रहा है जेएनयू की बात रखने की कोशिश करते थे। तो तब मैंने मराठी यूज़ करना शुरू किया। तो फिर ऐसे फिर 19 में बहुत बड़ा वहाँ पे वो कांड करवाता है भाई साहब, और फिर कोविड की शुरुआत हुई। तब तक मेरा एक मराठी ऑडियंस सोशल मीडिया पे बन गया था, क्योंकि वैसे मैं सोशल मीडिया का एक्सपर्ट यूज़र नहीं था, मैं हार्डली कुछ 300-400 लोग ही हुआ करते थे। फिर बाद में मैंने मराठी में जब यूज़ करना शुरू किया, तब मुझे भी पता चला कि हिंदुस्तान तो इंडियन लैंग्वेजेस में रहता है और हम तो अंग्रेज़ी यूज़ करते हैं। तो फिर कोविड की शुरुआत हुई, और मैं ऐसे ही रैंडमली 1.5 पेज का मेरा एक याद थी पेरिस की, मैंने लिख डाली, और वो महाराष्ट्र में ऐसी टेक ऑफ कर गई, तो बहुत जगह पे वायरल चली गई। और सोशल मीडिया के जो अभी दुनिया है, उसमें वायरल के बहुत सारे मतलब होते हैं। सोनू भी वायरल होता है ना, तो डाउटफुल चीज़ होती है, तो बहुत वायरल हुआ। तो उस रात हमारे मित्र जो है, मेरे टीचर भी रह चुके हैं और पब्लिशर भी है, दिलीप चौहान, इन्होंने फ़ोन किया
कि जो तूने लिखा है वो सीरीज़ लिखो। तब तक उन्होंने ये नहीं कहा था कि इसकी किताब बन सकती है, क्योंकि वो खुद पब्लिशर है। तो मैंने कहा ठीक है, जब टाइम मिलेगा तो लिखूंगा। बट इट वाज जस्ट रिलेटेड टू माय एजुकेशनल ट्रैजेक्टरी की कुछ, वो पेरिस की एक डेट पढ़ने की याद है जो मराठी किताब में 249 पेज पे आपको मिलेगी। मतलब यदि ऐसे सोच समझ के किताब लिखी जाती तो पहला पेज 241 पे नहीं मिलेगा। तब तक मुझे भी नहीं पता कि इसकी किताब होने वाली है आगे जाके। तो मैंने कुछ 10-12 एपिसोड्स लिखे, वो काफ़ी वायरल होने लगे महाराष्ट्र में, और उसकी एक कलेक्टिव रीडिंग्स होने लगी। घर में हाउस होल्ड्स में लोग अपने घर में कलेक्टिव रीडिंग करने लगे। तब मुझे 4-5 मेन स्ट्रीम पब्लिशर्स के फ़ोन आए कि आपको हमें वो पब्लिश करना है। तब मुझे लगा अरे ये तो, फिर भी मुझे लगा कि ये थोड़ा सा वायरल चीज़ है, इसलिए इनको इनका मार्केटिंग वाला दिख रहा होगा और इन चीज़ों से मैं बचता हूँ। फिर मैंने बंद कर दिया था लिखना, क्योंकि लाइक यू नो सम पीपल मे बी अंडर दिस इम्प्रेशन दैट एज इफ आई हैव रिटन इट आउट ऑफ दैट, यू नो दैट इट नॉट आउट ऑफ दैट नाइवली जॉयफुल आइडिया ऑफ राइटिंग अबाउट द सेल्फ। इतना जॉयफुल नहीं होता है वो, ठीक है। यदि हम किसी को कहें कि 1.5 पन्ने अपने बारे में लिखकर आप पब्लिक डोमेन में रिलीज करने की कोशिश करो तो एक एंग्विश आता है, बेबी कब फिसल जाएगा इंसान हमें पता नहीं। और हम जैसे लोग जो कि बिल्कुल न्यू एंट्रेंट है, तो जो सोशियोलॉजी में हम कहते हैं जो मैक्सवेल्स डीमन ज़्यादा होते हैं, हमें इतनी आसानी से रिकग्निशन नहीं मिलता है, ठीक है। तो ये कोई ऐसा नाइवली जॉयफुल आइडिया नहीं था कि इन्होंने आप बीती लिख डालिया। क्यों लिखता भाई, 40 ईयर्स आपकी एज है, आप बीती का मतलब क्या होता है। तो हिंदुस्तान में इसके बारे में भी बहुत अजीबोगरीब चीज़ें हैं कि आप बीती मतलब क्या, ये आप बीती है क्या। जैसे मैं फ्रेंच लिटरेचर पढ़ाता हूँ तो वहाँ पे फर्स्ट पर्सन राइटिंग के कितने फॉर्म्स है, किस तरह से हैंडल की जाती है, उनका फंक्शन क्या है, मिशेल द मोंटेन ने क्यों ऐसा लिखता था। फिर बाद में यदि वही फॉर्म आप देखेंगे, जैसे सार्थ इसी चीज़ को फिलॉसफी इन सिचुएशंस कहता है, या फिर रोलन बार्थ ने एक किताब लिखे रोलन बार्थ बाय रोलन बार्थ। तो ये जो अलग अलग फॉर्म्स, उनके फंक्शन क्या है, क्राइसिस राइटिंग क्या होती है, ट्रॉमा राइटिंग क्या होती है, मेमोरी राइटिंग क्या होती है, विद इन दैट एक वैरायटी ऑफ फॉर्म्स आते हैं। जो हमारे यहाँ पे जो दृढ़ाचार्य मठाधीश बैठे हैं उनको होते कि इस 40 साल के बंदे ने आप बीती लिख डाली। नहीं, इसके अलग अलग फंक्शन होते हैं। पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि सब्जेक्ट कैटेगरी पे हमें कितना समझ है। द कैटेगरी ऑफ सब्जेक्ट फिलोसफी में कैसी समझी जाती है। द कैटेगरी ऑफ सब्जेक्ट, जो पहले तो हमारे यहाँ पे कैटेगरी ऑफ सब्जेक्ट इज मियरली साइट ऑफ रॉ मटेरियल एज इफ अनकॉन्शियस एंड कैन बी ड्रिवन हेयर एंड देयर बाय सम विश्वगुरु। ये हमारी सोच है, सब्जेक्ट ही नहीं यहाँ पे, और सब्जेक्ट हम मानने के लिए तैयार नहीं। हेगेल जब बोलता है कि यहाँ पे एक आदमी फ्री हो सकता है, बाकी सब फ्लॉक की तरह आगे पीछे घूमते हैं, और उसी सोच से हम भी गवर्न होते हैं, सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल्स। द कैटेगरी ऑफ सब्जेक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट कैटेगरी इन फिलोसफी। उसको प्रॉब्लमेटाइज किया है कि हम लोगों ने। फिर वो जैसे वेस्टर्न फिलोसफी में वो कोहिरेंट सॉवरेन सब्जेक्ट इमर्ज होता है, कार्टेशियन सब्जेक्ट की वो एक उसकी अपनी एजेंसी है, वो रैशनल है वगैरह। बाद में आकर 20th सेंचुरी में डिकंस्ट्रक्ट हो जाता है। फिर रोलन बार्थ जब ऑटोबायोग्राफिकल राइटिंग लिखता है तो बोलता है कि सब्जेक्ट इज नॉट इमीडिएटली एक्सेसिबल टू इटसेल्फ एट एनी गिवन पॉइंट। ऐसे मतलब जैसे मैं अपने बारे में लिख रहा हूँ, वो इस प्रीमाइसिस पे नहीं लिख रहा हूँ कि मुझे अपने बारे में सब पता है, उस प्रेजेंट के बारे में। भविष्य तो बहुत दूर की बात होती है, वो तो खाली बागेश्वर जैसे लोग ही बोल सकते हैं, या फिर हमारे कुछ डॉगमेटिक आइडियोलॉग, ठीक है। ये जो है कि फिलॉसफी और लिटरेचर में जो एक चीज़ कहता हूँ मैं, वो एपिस्टेमोलॉजिकल ह्यूमिलिटी नाम की चीज़ होती है कि एट वन पॉइंट एनी सब्जेक्ट इज वेरी पार्टली और इन ट्रेसेस एक्सेसिबल टू वन सेल्फ। तो वो जो है, तो वो इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग प्रोसेस टू एक्सेस वन सेल्फ। वो ऐसे सेल्फ एविडेंट नहीं होता है। तो ये पहले यदि हम इसका जो थियोरेटिकल बैकग्राउंड समझेंगे तब पता चलेगा ऑटोबायोग्राफिकल जो राइटिंग है उसको किस तरह से हम समझते हैं। तो मैं जब घूमता हूँ, जिनके बारे में थियोरेटिकल बैगेज नहीं, ऑफ कोर्स आई टीच फिलोसफी एंड लिटरेचर, मेरे पास वो एक मेटा अंडरस्टैंडिंग है। उसके बाद मैं प्रैक्टिशनर बनने की अभी प्रोसेस में हूँ। लेकिन जिनके पास वो थियोरेटिकल बैकग्राउंड नहीं है, उनके जो डॉगमेटिक कमेंट्स होते हैं वो साबित करते हैं कि हिंदुस्तान जैसे 1.4 बिलियन पॉपुलेशन में साहित्य नाम की चीज़ नहीं है।
इन लोगों ने जो पहले ही बड़े बड़े हाथोड़े हाथ में लेकर खड़े हैं, ये या तो आपके हाथोड़े में इतना दम होता तो हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा रीडिंग कल्चर होना चाहिए था। आप लोग तो किसी को पनपने देते हो, ना खुद कोई तीर मारते हो। ये जो है, ये जो इंटेलेक्चुअल क्लास है, एकेडमिक क्लास है, ये बिल्कुल मतलब निहिलिस्टिक है। दे डोंट अलाउ द सब्जेक्ट टू ब्लॉसम। डर है, लोग लिख ही नहीं पाते। ठीक है, ये वाली बात है। तो ये महाराष्ट्र में जिस तरह से ये किताब एक एक्सप्लोजन हुआ है, क्योंकि मैं किसी आइडियोलॉजी से महाराष्ट्र से जुड़ा नहीं, 20 साल से मैं दूर हूँ और मैं ऐसे रीजन से आता हूँ, वो नॉन डिस्क्रिप्ट है। नॉर्थ महाराष्ट्र मतलब एकेडमिकली तो बिल्कुल ही मतलब सब जानते हैं नॉर्थ महाराष्ट्र है क्या। तो वैसे जब मुझे कोई मराठी लोग यहाँ पे मिलने के लिए आते थे जेएनयू में, तो अरे फ्रेंच फिलोसफी लिटरेचर पढ़ाने वाला है, तो पूछते थे तुम मुंबई से हो या पुणे से हो, क्योंकि बाकी का महाराष्ट्र उनके लिए एग्जिस्ट ही नहीं करता है। ठीक है, तो मेरे जो बर्थ प्लेस है उसके बारे में मिसअंडरस्टैंडिंग है। फिर जब महाराष्ट्र में जाता था तो वो टुकड़े टुकड़े गैंग वाला जेएनयू क्या, मेरे वर्क प्लेस से भी प्रॉब्लम है। तो ये जो बहुत सारी चीज़ें, तो जब मैंने ये जो किताब शुरू हुई, इसके एपिसोड शुरू हुए, तो उसमें जो सब्जेक्ट एज ए कैटेगरी जिसकी वजह से आप ऑटोबायोग्राफिकल समझ सकते हैं, वो कैरियर बनता है। फिर उसके बाद सोशोलॉजिकल, फिलोसफिकल, कल्चरल, ये सारे नरेटिव्स आते हैं। और उस कॉन्टेक्स्ट में मुझसे लिखी गई किताब है दरअसल ये, क्योंकि मराठी का और मेरा कोई लेना देना नहीं था 20 साल तक। ठीक है, मैं अभी भी मतलब, और ये जो मराठी है यहाँ पे, ये प्रमाण भाषा नहीं महाराष्ट्र की। मतलब ये जो मराठी का मैंने इस्तेमाल किया है, मैं आपको बताता हूँ, ये मैंने आई हैव एक्चुअली डिस्टॉर्टेड इट। जब ये मेरे पहले मैन्युस्क्रिप्ट लोकवांग्मय गृह गया था, जो इनका मराठी बंधु है वहाँ पे पीपीएच का, तो उनके जो प्रूफ रीडर थे, मुझे लगता है लोक सत्ता में काम करते थे, उनको लगा था कि मैंने गलत मराठी में लिख दिया होगा, तो उन्होंने पूरी किताब तोड़कर मेरे पास करेक्ट मराठी में भेजा। मैंने कहा तो मेरी है ही नहीं। फिर हमारे संदेश भंडारी जो मित्र है, जिनकी वजह से मैंने लोकवांग्मय को दिया था, मैंने कहा कि ये तो अच्छी बात नहीं है। तो उनको पता है कि शरद जी को अच्छा नहीं लगा, बोले डस्टबिन में डाल दो। मैंने कहा कि देखो, मुझे अपना रस्व दीर्घ ही याद नहीं है, या कोई कॉमा वगैरह उतना ही देखना है, वर्ड्स रिप्लेस नहीं करना है आपने, और सिंटैक्स के साथ छेड़खानी नहीं करनी। जिस तरह से लिखा है उसी तरह से, खाली कॉमा वगैरह उतना देखना है। तो ये जो लैंग्वेज है, क्योंकि इसके पीछे एक सोशल लिंग्विस्टिक सोच है। दिस इज नॉट सो एक्चुअली, दिस बुक इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ कॉन्टिजेंट एंड द फैक्टर्स ऑफ नेसेसिटी, इफ आई पुट इट इन फिलोसफिकली। मतलब इसमें बहुत सारे कॉन्टिजेंट रैंडम फैक्टर्स भी है, बस साथ ही साथ उसमें कुछ एक नेसेसिटी, लेकिन वो नेसेसिटी जो है वो आ प्रियोरी नहीं है, वो आ पोस्टेरियोरी है। जो आ प्रियोरी नेसेसिटी होती है वो आपको ओवर डिटरमाइन करती है और आपकी सब्जेक्ट कैटेगरी को ही मानती नहीं है। आ पोस्टेरियोरी जो नेसेसिटी होती है, मुझे नेसेसरी लगा कि मुझे लिखना चाहिए, ना कि किसी एक्सटर्नल लॉजिक की वजह से मैंने लिखा है। तो ये है, तो फिर उस कॉन्टेक्स्ट में मैंने लिखी। अब मैंने क्यों लिखी है, उसके 3-4 रीज़न मैं हर जगह पे बताता हूँ क्यों लिखी है। पहली बात तो मैं 95 पहले का मेरा जो लाइफ है, मेरा जो जीवन है और आज का जीवन है, उसके बीच में तालमेल ही नहीं हो सकता है। मतलब मैं बहुत बार बोलता हूँ कि मेरा यहाँ पे होना एरर है। एक नज़रिए से देखा जाएगा तो हम जैसे को यहाँ पे होना इट्स एन एरर। ठीक है, तो हमने होना नहीं था यहाँ पे, कभी कभी ऐसा लगता है, एंड इट बिकम्स एन ऑब्जेक्ट ऑफ वंडर फॉर आवरसेल्व्स कि ये क्या हो गया, तो वाली बात। तो वो जो है कि लाइक आई लुक एट माई डॉटर, आई टॉक टू हर, मुझे ऐसा लगता है कि उसको मेरे बारे में कुछ पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि उसके लिए तो खाली जेएनयू के टीचर है, उसके फादर, उतना ही पता होगा। बट 95 के पहले वाला जो मेरा लाइफ है, वो दैट्स एंटायरली डिफरेंट एंड दैट इज इक्वली फ्रोजन देयर। ऐसा नहीं कि उनको लगता है कि कुछ लैक हो रहा है, नहीं। जब मैं गांव जाता हूँ, मेरे गांव बहुत रेयरली जाता हूँ, 5 साल में 10 साल में एक आध बार जाता हूँ, धुलिया से बिल्कुल पास में ही है, मतलब नॉर्थ महाराष्ट्र में, लेकिन वो अपने इसमें कंप्लीट है, अपने आप को कंप्लीट मानते हैं, बट इट्स अ वेरी डिफरेंट वर्ल्ड। एंड अगेन वो प्री इंटरनेट एरा वर्ल्ड है, और आज का तो मुझे वो इस तरह से स्प्लिट पर्सनैलिटी की तरह लगता था अंदर से। वो एक रीज़न था कि उसको किस तरह से कहीं तो कनेक्ट किया जाए, ये एक वजह ये थी। दूसरी थी कि ये जो मेरी एक सोशल मोबिलिटी दिखाई देती है, जबकि हर कोई हमारे फर्स्ट या सेकंड जनरेशन के जो भी हमारे मित्र होंगे, जो एजुकेशन ड्रिवन जो मोबिलिटी होती है, वो क्लास लेवल पे बहुत सिंप्लीफाई हो जाता है। वी आर नॉट मूविंग एज एन अनकॉन्शियस ऑब्जेक्ट,
we are also that feeling subject. We feel while going through it, because it's not like horizontal mobility, it's like vertical mobility. वो जो फीलिंग है उसको मैं फिलोसफिकल डिस्पैशनेट तरीके से उसको मुझे प्रोसेस करना था. यदि आप सोशल मोबिलिटी यदि सोशियोलॉजी का ऑब्जेक्ट बन जाता है तो उसका जो लिटरेरी फिलोसफिकल एस्पेक्ट गायब हो जाता है. इट बिकम्स दैट वेरी डिसएम्बॉडीड मटेरियल फॉर सोशियोलॉजिकल गेज. उसमें फिर साहित्य फिलोसफी का वही फंक्शन है. वो जो लिविंग बीइंग है वॉज नॉट इनर थिंग, वॉज फीलिंग समथिंग वाइल ट्रैवलिंग अपवर्ड. तो उसका जो लाइफ वर्ड है उसको वो मुझे रिकंस्टिट्यूट करना था फिलोसफिकली. वो एक था, खाली एक ट्रैजेक्टरी मैप नहीं करना था कि इस डिग्री के बाद उस डिग्री, ये नहीं था वो वाला. और तीसरा रीज़न ये था कि जो कुछ हो रहा है 14 के बाद अमृतकाल में जो कुछ हो रहा है ना तो मुझ जैसे व्यक्ति ने जो फिलॉसफी पढ़ता है, पॉलिटिकल फिलॉसफी की ट्रेनिंग है, इनडायरेक्टली क्रॉनिकलिंग करनी चाहिए. उसको ऑर्गेनिक क्रॉनिकलिंग कहते हैं. यदि मैं ड्राई क्रॉनिकलिंग करता हूँ तो उसका जो द पॉलिटिकल इज नॉट ओपन टू ड्राई क्रॉनिकलिंग. दे डोंट रीड इट, दे आर ओपन टू ऑर्गेनिक क्रॉनिकलिंग. तो ये ऑर्गेनिक क्रॉनिकलिंग है जो अभी इसमें मतलब मैं देखता हूँ कि 10-12 हज़ार जो कॉपीज़ है, और महाराष्ट्र में माना जाता है कि एक कॉपी कम से एक किताब कम से कम 20-25 लोग पढ़ते हैं, क्योंकि गांव में किताब तो घूमती रहती हो किताब. फ्रांस की तरह नहीं कि एक ही घर में 3 लोग 3 किताब खरीदेंगे. पूरे गांव में एक किताब खरीदते हैं, हाँ तेरे पढ़ने के बाद मुझे दे देना, वो वाला मसला होता है. तो ये बहुत सारे अभी पब्लिक डिस्कसिव स्पेस में चली गई है. यदि यही जो एस्पेक्ट है पॉलिटिकल क्रॉनिकलिंग का ड्राई तरीके से यदि लिखा गया ना तो हमारे 10 कॉमरेड से ज़्यादा कोई पढ़ेगा नहीं. तो दैट्स वेयर वी शुड वर्क ऑन पॉलिटिकल स्ट्रैटेजीज टू रीच द रियल पॉलिटिकल. मतलब बेकर को दूसरे बेकर को ब्रेड बेचने में क्या मिलेगा? इट्स लाइक कन्वर्टिंग द कन्वर्टेड. तो ये किताब पढ़ के मुझे बहुत सारे लेटर आते हैं. उसमें से बहुत सारे लेटर में ये कहा जाता है कि इस किताब पढ़ने के बाद जेएनयू के बारे में मुझे हमें जो गलत फहमी थी वो दूर हो गई. और बहुत ऑर्डिनरी लोग हैं जो आइडियोलॉजिकली हम उनको आइडियोलॉजिकली जज नहीं कर सकते, बस जिनको लगता है जो दिखता है उनको अंतिम सत्य मान के चलते हैं. तो ये जो क्रॉनिकलिंग का एस्पेक्ट था वो मेरे दिमाग में था. मैंने कहा कि एज सच आई हैव नेवर बीन डॉक्ट्रिनल पर्सन. आई एम नॉट सेइंग इट्स बैड और गुड, बट जस्ट दैट आई जस्ट वांटेड टू स्टडी फर्स्ट. तो मेरा जो नैरेटिव जाता है तो वो लगता है कि अरे हाँ ये तो डॉक्ट्रिनल नहीं है, दे आर ऑलरेडी इन गुड फेथ. तो वो एक पॉलिटिकल फिलोसफी का एस्पेक्ट और या तो इंसाइट मैंने वहाँ पे इम्प्लीमेंट. और तीसरा ये था कि जेएनयू जो है, एक तो अमृतकाल का क्रॉनिकलिंग इनडायरेक्टली आ ही जाता है. जेएनयू के साथ जो हो रहा है, जो हमारे मतलब जिस तरह से डिवाइन नॉर्थ कोरिया जैसा माहौल बना दिया था हमारे कैलिगुला के घोड़े ने, चला गया अभी कई और तबेले में उसको बांध के रखा, लेकिन वहीं पे तमाशा है उसका. अभी नेशनल लेवल पे वो घोड़ा नहीं, ये जो तो नहीं, ये मेटाफर है. मतलब मैं कभी मेटाफर प्रोवर्ब का यूज करता हूँ ना, हमारी इंडियन सेंसिबिलिटी को शॉक लगता है. मैंने कहा वही मेरा काम है, शॉक देना. तो ये कैलिगुला का घोड़ा ये बहुत फेमस मेटाफर है वेस्टर्न फिलोसफी में. जो कैलिगुला पढ़ेगा, काम्यू का जो टेक्स्ट है वो पढ़ेगा तो पता चलेगा घोड़ा क्या था उसका. वो सोचता नहीं है, वो कंसंट्रेशन कैंप के एक सोल्जर की तरह छोटे बेबी से लेकर किसी को भी शूट करता है आग बंद करके. उसमें ह्यूमैनिटी नहीं होती है. और एज एन एग्जीक्यूटिव काउंसिल मेंबर, थैंक्स टू प्रोफेसर लोबियाल एंड प्रोफेसर सोना, दैट आई हैव सीन दैट कैलिगुलास घोड़ा फ्रॉम क्लोज क्वार्टर्स. मैं देखने गया था कि इसके अंदर कोई एंथ्रोपोलॉजिकल कंटेंट है क्या, सब जूलॉजिकल था. तो और मैं था कि मैं ब्लंटली में क्लासरूम में हर जगह पे मैं फिलोसफिकली ही बोलता हूँ. मैं पॉलिटिकल करेक्टनेस में ज़्यादा विश्वास नहीं रखता हूँ, नहीं तो फिर हमें अभी सेंट्रल विस्टा में भेज देंगे तुरंत. तो इसके ऐसे बहुत सारे रीज़न थे. और जैसे मैंने कॉन्टेक्स्ट बताया, ये किताब इट्स अ रैंडम थिंग. इट्स काइंड ऑफ, इट वाज नॉट दैट एज इफ देयर वाज सम प्री मेडिटेशन. वो दिलीप चौहान जी को लगा कि यार ये अच्छा हो रहा है, तब तक नहीं पता कि मैं किताब. फिर उन्होंने एक्चुअली उनका भी अपना खुद का पब्लिशिंग हाउस है,
तब जब उनको पता चला कि लोक वाङ्मय ने रिक्वेस्ट किया, और लोक वाङ्मय का एक नाम है महाराष्ट्र में, एक आइडियोलॉजिकल स्टैंड है, कमिटमेंट है, तो उन्होंने कहा है कि लोक वाङ्मय लेता होगा तो आई एम रेडी टू सैक्रिफाइस माई बिजनेस इंटरेस्ट। तो उनकी वो कमिटमेंट समझी जाए, क्योंकि तब तक सबको पता चल गया था महाराष्ट्र में ये काफ़ी जाएगी, अलग अलग रीजन से। तो जो दूसरे प्राइवेट पब्लिशिंग हाउसेस अप्रोच किया था, उन्होंने यही कहा था कि लोक वाङ्मय ले रहा होगा तो तब भी मैं देने दूंगा, यदि दूसरे ले रहे होंगे तो मैं निकालूंगा। तो ये कॉम्पिटिशन, क्योंकि लोक वाङ्मय का उनको कोई लेना देना, लेकिन हमें पता कि ये कलेक्टिव है, कोई प्राइवेट नहीं है, ये कोई प्राइवेट पैसे नहीं बना रहा है। तो हमने कहा ठीक है, ये कलेक्टिव है और इनका एक ये फ्री में किताब निकालते, किसी से एक फूटी कौड़ी नहीं लेते हैं। मतलब यदि उनको आइडियोलॉजी के लिए किताब लगी तो वो पैसे इन्वेस्ट करते। बाकी की जो पब्लिशर है, प्राइवेट पब्लिशर है, हमें पता है कि ये कितने मैल प्रैक्टिस चलती है, खुद पैसे देकर पब्लिश करना पड़ता है, जस्ट शेयर आउट ऑफ सम पॉलिटिकल स्टैंड दे आर इन्वेस्टिंग मनी। तो मैंने कहा इतना तो मतलब जेएनयू का होने के नाते तो बनता ही है, मेरा भी उतना कॉमरेड तो हुई मैं। हम सोना उतना कॉमरेड तो है ही हम भी, ये माने ना माने। तो ऐसे तो ये है। और जेएनयू का जो एक कॉम्प्लेक्सिटी है, मुझे वो बाहर लाना था। जेएनयू इज बीइंग रिड्यूस्ड टू आइदर शाहजहां का ताजमहल और दूसरा ताजमहल बनना नहीं चाहिए, या तो फिर वहाँ पे सब मतलब डिबॉच लोग रहते हैं। ये जो दो ब्लैक एंड व्हाइट नैरेटिव वैसा नहीं है जेएनयू। जेएनयू बहुत कॉम्प्लेक्स है, जेएनयू में एक अलग जीवन है। तो जो मैं 18 साल बिताया हूँ जेएनयू में, तो एक वो भी नहीं लाना था। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट जो कोर मैं मानता हूँ किस किताब का, वो मेरी फिलॉसफी की ट्रेनिंग है, जिसमें बहुत सारी चीज़ें रीडिफाइंड है। जैसे कि इंस्पिरेशन, मोटिवेशन, इन चीज़ को मैंने किस तरह से रीडिफाइन किया मेरी किताब में, या तो फिर सक्सेसफुल लाइफ और सक्सेस इन लाइफ, ये न्यूआंसेस मैंने यूलिसिस के एग्जाम्पल से कैसे सामने लाया। ये बहुत सारी जो फिलॉसफी का जो रिफ्लेक्शन, सर जी ने कंप्लेन भी किया था पहले जब एडिशन आई थी, हाँ, कि तुम्हारे जो फर्स्ट हाफ में जो किताब में जो रूमिनेशंस, कन्वर्शंस है, वो सेकंड हाफ में कम क्यों हो गए हैं, क्योंकि उन्होंने बहुत क्लोजली पढ़ा था है। तो उसकी रीज़न है कि पहले हाफ में आई एम इनटू दैट, आई वुड से दैट एपिस्टेमोलॉजिकल मोड। बाद में जब 2017 में थैंक्स टू देम, दे आर द कल्प्रिट्स हु brought me into JNU politics, तब I became an actor, one of the actors there। तो मुझे ऑब्जेक्टिव और डॉक्यूमेंट्री मोड किताब में लाना ज़रूरी था, कि खाली एक कैमरा घूम रहा है क्या, कि यहाँ पे यदि ये जो फीस हाइक का जब बवाल हुआ तो उसमें क्या हो रहा है, ये जो हमला हुआ था, तो मुझे अपने कमेंट्स कम करने पड़े ताकि रीडर को ना लगे कि मैं उनको बता रहा हूँ कि ये हुआ है। खाली एक मैंने कहा कि इसको डॉक्यूमेंट्री मोड में डालते, सो दैट इट गेट्स दैट न्यूट्रलिटी। तो इसलिए मैंने सेकेंड हाफ में, जहाँ पे पॉलिटिकली बहुत एक्सप्लोजिव चीज़ें हो रही, वहाँ पे मैंने वो जो फिलोसॉफिकल कमेंट्स है वो भी ड्रॉ किया है। तो वो उसका वो रीज़न था। तो इसको मैं कहता हूँ क्रिटिसिज्म, जो पढ़कर और वहाँ पे बिना पढ़े हमारे महाराष्ट्र में लोग भी क्रिटिसिज्म किए जा रहे हैं। तो ठीक है, लॉजिक है, ये होगा। तो मैंने कहा है कि बिना पढ़े भी कर सकते हैं लोग, क्योंकि तो if you have any question, I would be more than happy to take them. I hope that I have made some points clear here. मराठियों पे इल्जाम मत लगाइए, 11 एडिशन आए तो इसका मतलब पढ़ रहे लोग। Thank you very much.